क्या है मेरे दोस्त? आज हम 5 ऐसे मामलों को कवर कर रहे हैं जो अप्रत्याशित ट्विस्ट के साथ लापता व्यक्ति के मामलों को हल किया। चलो इसमें सम्मिलित हो जाओ। नंबर 5, वेड स्टेफी। 13 जनवरी 2007 को वेड स्टेफी को लग रहा था पहली बार में गायब हो गया। वह एक नए व्यक्ति थे। उस वर्ष पर्ड्यू विश्वविद्यालय में भाग लेना वह लापता हो गया। नामित 3 दिवसीय सप्ताहांत के बाद जन्मदिन का सम्मान करते हुए मार्टिन लूथर किंग जूनियर वह कहीं नहीं पाया गया था। उसके दोस्तों को एहसास हुआ कि वे उसे 700 अन्य छात्रों के हॉल के भीतर नहीं पा सके और जल्दी से ठिकाने के बारे में चिंतित हो गए उनके दोस्त की। उन्होंने उसे लापता होने की सूचना दी और खोज वेड को ढूंढने लगी, जो गायब हो गया था एक दूसरे विचार के बिना और न ही एक निशान पीछे छोड़ दिया। टीमों के साथ खोज और कुत्तों को वेड को खोजने के लिए आयोजित किया गया था, लेकिन कोई सबूत नहीं हुआ। उनके परिवार और दोस्तों को चिंतित किया गया था। जैसा कि वेड के बारे में सोचा गया था, भागने का कोई कारण नहीं है। वेड को आखिरी बार देखा गया था परिसर के उत्तर की ओर एक बिरादरी पार्टी को छोड़कर। उनका आखिरी फोन कॉल था अपने दोस्तों को एक कॉल उसकी जैकेट लेने के लिए कह रहा है। भगोड़ा या अपहरण अचानक लग रहा था, खासकर जब से कोई नहीं उसके लापता होने के बारे में कुछ भी पता लग रहा था। 19 वर्षीय युवक कहीं नहीं पाया गया था और खोज निराशाजनक लग रही थी, खासकर की कमी के साथ मामले को आगे बढ़ाने के साक्ष्य। प्रमुख सिद्धांत यह था कि वेड दुर्भावनापूर्ण था। कैंपस में पार्टी छोड़ते समय हत्या या अपहरण कर लिया गया और उसका शरीर छिपा हुआ था, लेकिन किसी भी सच्चे सबूत ने किसी भी विशिष्ट लीड या संदिग्धों को इंगित नहीं किया जिसमें वे आगे की जांच कर सकते थे। यह बेकार लग रहा था। वेड ऐसा लग रहा था कि कोई संभव नहीं था जिस तरह से वे उसे पा सकते थे। यह तब तक है जब तक कि वेड के 2 महीने बाद एक उच्च वोल्टेज उपयोगिता कोठरी में एक अजीब पिंगिंग शोर नहीं सुना गया। स्टेफी लापता होने की सूचना थी। अनाम रखरखाव कार्यकर्ता कमरे की जांच करने गया और उसे आश्चर्यचकित करने के लिए उसने सरल से बहुत अधिक पाया कॉर्ड और चमकती रोशनी। वहां उपयोगिता में ओवेन हॉल की कोठरी, उसने वेड स्टेफी का शरीर पाया, एक जिसे छिपा दिया गया था पाए जाने से पहले 2 महीने से अधिक समय तक दूर। वेड के शरीर को फिसलने के रूप में वर्णित किया गया था उपयोगिता कोठरी में मशीनरी। वह खतरनाक से घिरा हुआ था। उच्च वोल्टेज उपकरण जो नहीं थे, मशीनरी द्वारा लगाए गए जोखिम के कारण खोज के दौरान जांच की गई। जब तक रखरखाव कार्यकर्ता ने उसे नहीं पाया, तब तक कमरा और वेड अछूता हो गया। साक्षात्कार के अनुसार जो फॉक्स न्यूज ने किया था वेड के पिता डेल स्टेफी, जिस तरह से कोरोनर ने इसे हमें वर्णित किया, वह उन ट्रांसफॉर्मर में से एक के पीछे चारों ओर घूम रहा होगा, एक प्रकाश स्विच की तलाश में। एक बार जब वह अंदर बंद हो गया कमरा, डेल स्टेफी ने कहा, किसी तरह वह अपनी उंगली को एक स्थान पर लाने में कामयाब रहा, जहां उसने तार और ट्रांसफार्मर के बीच एक छाप बनाया। यह तात्कालिक होता। अब जब मामला सुलझा लिया गया तो वेड के माता पिता की अनुमति दी गई। उनकी पुष्टि के साथ शोक करने के लिए उनका समय वेड स्टेफी मर गई थी। वेड का मामला अब आखिरकार बंद हो गया है। हालांकि कई अभी भी सवाल हैं। कैसे वह 2 बंद दरवाजों के माध्यम से कमरे में प्रवेश किया, सुरक्षा उपाय, और क्यों, यह हमेशा के लिए एक रहस्य बना रह सकता है। नंबर 4, जॉर्ज करोल। 1961 में जॉर्ज करोल लापता हो गया। उस समय वह 4 बच्चों का पिता था और डोरोथी नाम की एक महिला से विवाहित था। उसके सभी बच्चे 10 साल से कम उम्र के थे। पेट्रिसिया, जिन, स्टीवन और माइकल थे। वह कोरियाई युद्ध का एक अनुभवी सैनिक था और अपने परिवार के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में अपना जीवन व्यतीत करने वाला था। लेकिन एक दिन जॉर्ज बिना किसी निशान के लापता हो गया। डोरोथी ने अपने बच्चों से झूठ बोला। उन्हें बताया कि जॉर्ज उनके परिवार को छोड़कर चला गया है। वास्तव में उसे भी नहीं पता था कि उसका पति कहाँ है। उसने मान लिया कि जॉर्ज पारिवारिक जीवन जीने से ऊब चुका है और उसने उन्हें छोड़ दिया है।
जबकि वह एक अधिक जंगली और जीवन जीने शैली का अनुसरण कर रहा है। इस निष्कर्ष के कारण जॉर्ज के लिए गुमशुदा व्यक्तियों की रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। डोरोथी ने रिजर्व ट्रेस से दोबारा शादी की, जो जॉर्ज के अजीबो-गरीब लापता होने के कई साल बाद उनके घर के करीब रहने आया था। 1980 के दशक की शुरुआत में तलाक लेने से पहले उनका एक बेटा था। जॉर्ज के चमत्कारिक ढंग से गायब होने के कई साल बाद उनके बेटे माइकल ने उनके बचपन का घर खरीदा और इसे और आधुनिक बनाने के लिए कई साहसी काम किए और बदलाव किए। जिस गली में वे रहते थे वह नए घरों से भर गई और जॉर्ज कैरोल की कहानी को जबरदस्त लोगों ने भुला दिया या खारिज कर दिया, क्योंकि लोगों ने अभी भी मान लिया था कि जॉर्ज अपने परिवार को छोड़कर चले गए हैं। लेकिन माइकल को इस बात का पूरा यकीन नहीं था। जिस पल उनकी मां ने उन्हें बताया कि जॉर्ज चले गए हैं, माइकल को एहसास हुआ कि कहानी का एक और गहरा पक्ष हो सकता है। वह उलझन में था कि कैसे, लेकिन उसे अपने संदेह थे। उनका मुख्य सिद्धांत घर के तहखाने से जुड़ा था, क्योंकि उन्होंने तहखाने में अजीबो घटनाओं के बारे में कहानियां सुनी थी और कुल मिलाकर जब भूतल की बात आई तो उन्हें बहुत बुरा लगा। माइकल ने एक मनोवैज्ञानिक और कुछ असाधारण जांचकर्ताओं को बुलाया ताकि वे देख सके कि क्या वे तहखाने या घर के मौजूद ऊर्जा के बारे में कुछ चिंताजनक पा सकते हैं। और रीडिंग ने माइकल को बताया कि उनके घर के तहखाने के 6 फीट नीचे एक निश्चित ऊर्जा थी, कांच टूटना। इसलिए माइकल ने खुदाई शुरू कर दी। वह यह देखने के लिए कि दृढ़ था कि घर में वास्तव में क्या है और वहाँ रहना इतना अजीब क्यों लगता है। उसने कंक्रीट में घुसने के बाद बेसमेंट के फर्श में खुदाई की, यह देखने के लिए बेताब था कि उसके घर की निचली मंजिल पर रबड़ और मिट्टी के नीचे वास्तव में क्या छिपा है। यह प्रोजेक्ट लंबा और थका देने वाला था, लेकिन माइकल निराश नहीं हुआ, इस चिंता के बावजूद कि इसके घर की नींव हिला सकती है। लेकिन उसने अपने 2 बेटों को इसे जारी रखने के लिए कहा, क्योंकि वह इसके बारे में बहुत भावुक था। अंत में माइकल के संदेह की पुष्टि हुई। उस दिन दोनों बेटों को फर्श के नीचे कुछ बहुत ही काला मिला। दोनों बेटे ने 30 अक्टूबर को मिट्टी और मलबे के नीचे एक अच्छी तरह से संरक्षित कंकाल निकाला और माइकल को तुरंत पता चल गया कि यह उसके पिता थे। वाशिंगटन पोस्ट को दिए गए एक साक्षात्कार में माइकल कहते हैं कि मुझे पूरी शांति महसूस हुई। मुझे अपने पिता के लिए न्यायोचित महसूस हुआ। मुझे लगा जैसे कि वह स्वर्ग में नाच रहे थे। भले ही शव की खोज एक रहस्य को सुलझाती है, लेकिन यह कई और सवाल खड़े करती है। शव को आधिकारिक तौर पर वयोवृद्ध जॉर्ज कैरोल को बताया गया, लेकिन यह भी घोषणा की गई कि उनकी हत्या की गई थी। खास तौर पर माना जाता है कि सिर पर गंभीर चोट लगने से उसकी हत्या की गई थी। इस हत्याकांड के लिए कोई संदिग्ध कभी नहीं मिला और यह रहस्य अभी भी बना हुआ है कि 1961 में जॉर्ज कैरोल की हत्या किसने की थी। तीसरे नंबर पर विलियम ब्रिस्को, फिलिप पोम्पी, मैथ्यू हेनरिक, किम्बरली बार्न्स और जॉन सिमंस थे। 10 किशोर अलग हो गए। एक समूह ठीक था, दूसरा लापता था। 14 जुलाई 1979 को कैलिफोर्निया के लिए एक वैन में रवाना होने के बाद 5 किशोर गायब हो गए। पांचों ने अपने अन्य दोस्तों के साथ इस बात पर बहस की कि उन्हें कैलिफोर्निया जाना चाहिए या नहीं, और उस दिन कोई भी समूह बहस नहीं जीत पाया। विलियम, फिलिप, मैथ्यू, किम्बरली और जॉन के गाड़ी चलाने से पहले अन्य 5 बच्चों को पास के स्थान पर छोड़ दिया गया। उन्हें फिर कभी नहीं देखा गया।
लापता व्यक्तियों की रिपोर्ट धीरे धीरे एक एक करके व्यक्ति दर व्यक्ति आती गई। लापरवाह समूह के सभी 5 सदस्य कहीं नहीं मिले और यह उनके दोस्तों और परिवार को हैरान कर गया। समूह में शामिल किशोर बहुत लापरवाह थे, इसलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि वे कैलिफोर्निया की यात्रा पर जाना चाहते थे। वे अपनी सुनहरी 1976 डॉज वैन में तट से तट तक यात्रा करना चाहते थे, लेकिन उनमें से 5 ने जोखिम और डर के कारण मना कर दिया क्योंकि वे 16 साल के थे और इतनी दूर जाने में जोखिम था। जब उन्होंने तय कर लिया कि कौन जा रहा है और कौन नहीं, तो वे धूप वाले आसमान और विलासिता की ओर निकल पड़े, या कम से कम कुछ लोगों ने ऐसा ही सोचा, और 5 को फिर कभी नहीं देखा गया। उनके गायब होने के समय विलियम 18 वर्ष का था, फिलिप 19 वर्ष का था, मैथ्यू 18 वर्ष का था, किम्बरली 16 वर्ष की थी और जॉन 18 वर्ष का था। लापरवाह समूह जोखिम लेने से नहीं डरता था, इसलिए कई लोगों ने मान लिया कि वे वास्तव में कैलिफोर्निया पहुंच गए हैं और वहीं रहने का फैसला किया है। लेकिन एक और भी गहरा सिद्धांत था। कुछ लोगों का कहना है कि उनकी हत्या कर दी गई या उनका अपहरण कर लिया गया, या उनकी गाड़ी को उनके ड्राइव के दौरान अपहरण कर लिया गया। यह विचार कि वे बस गायब हो सकते हैं अविश्वसनीय था और कोई नहीं जानता था कि इसके बारे में क्या सोचा जाए। एक दिन एक मछुआरे की रील बोका रैटन के पश्चिम में एक नहर में किसी भी मछली से कहीं ज्यादा बड़ी चीज पर फंस गई। 22 फरवरी 1997 को किशोरों के लापता होने के लगभग 18 साल बाद नहर से एक सुनहरी जंग लगी 1976 डॉज वैन निकाली गई। वैन जीर्ण थी और कीचड़ और शैवाल से भरी हुई थी, लेकिन यह देखने के लिए तुरंत जांच की गई कि रहस्यमयी वैन नहर में क्यों मिली। वैन में बियर की बोतलें मिली, साथ ही 2 भीगे हुए बटुए, गहने के टुकड़े और लापता किशोरों में से एक का लाइसेंस भी मिला। मलबे में हड्डियों और दांतों का एक ढेर भी मिला, जिसे तुरंत एक फोरेंसिक मानव विज्ञानी के पास भेज दिया गया। फोरेंसिक मानव विज्ञानी ने पुष्टि की कि मलबे में हड्डियां वास्तव में उन किशोरों के समूह के अवशेष थे जिन्होंने उस दिन कैलिफोर्निया जाने की कोशिश की थी। शेरिफ के प्रवक्ता पॉल मिलर के साथ एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा, संकेत मिले हैं कि शराब पीने का दौर चल रहा था। 1979 में यह नहर के पास एक अंधेरी और सुनसान सड़क थी। समूह की मौतों में किसी भी तरह की गड़बड़ी का संदेह नहीं था और इस खोज ने आखिरकार परिवार के सदस्यों को शोक मनाने का मौका दिया, यह जानते हुए कि किशोरों के साथ वास्तव में क्या हुआ था। प्रचलित सिद्धांत यह है कि किशोर अन्य 5 बच्चों को लेने के लिए वापस गए, लेकिन इसके बजाय वे सड़क से नीचे गिर गए, नहर में गिर गए और वहीं मर गए। नंबर 2, मैरीसा वेबर। 28 अक्टूबर 2006 को 38 वर्षीय मैरीसा वेबर अपने साझा घर में अपनी मां का अभिवादन करने के लिए घर आईं। वे उस समय अपने परिवार के बाकी सदस्यों के साथ फ्लोरिडा में रह रहे थे। उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन अपनी मां का अभिवादन करने के बाद वह फिर कभी नहीं दिखी। मैरीसा के लापता होने के कुछ समय बाद ही उसके खिलाफ गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई। खोज तुरंत शुरू हुई। हर कोई सवाल पूछ रहा था, वह कहाँ गई होगी और वह क्यों चली गई। ये सवाल खास तौर पर कोनी वेबर के दिमाग में घूम रहे थे, जो मैरीसा वेबर की मां थी। उस महिला की तलाश की गई, लेकिन वह कभी नहीं मिली। मरीसा ने अपनी मां को सिर्फ नमस्ते कहा था और उसके तुरंत बाद गायब हो गई थी। वह बिना किसी निशान के गायब हो गई। वह संभवतः कहाँ गई होगी। ज्यादातर लोगों ने मान लिया कि उसका अपहरण कर लिया गया है या उसकी हत्या कर दी गई है। कुछ लोगों को उसके परिवार पर आरोप लगाया गया, जो बाकी सभी की तरह भी भ्रमित थे
परिवार ने सबसे पहले घर के आसपास की जगहों की जांच की, लेकिन उन्हें आखिरकार कुछ नहीं मिला। हालांकि मरीसा के लापता होने के बाद के दिनों में उन्हें घर में एक अजीब सी गंध महसूस हुई। मरीसा बेबर लगभग 2 हफ्तों तक लापता रही। उसके बाद उसे एक बहुत ही परेशान करने वाली और बीमारी करने वाली जगह पर पाया गया। मरीसा की बहन एक रात देर से उसके कमरे में घुसी और उसे किताब की अलमारी के पीछे से एक पैर बाहर निकाला। पीछे की अलमारी से उसने किताब की अलमारी के पीछे से एक पैर बाहर निकलता हुआ देखा। वहां से उसे मरीसा को किताब की अलमारी के पीछे उल्टा और दीवार और केस के बीच दबा हुआ पाया गया। अधिकारियों का मानना है कि मरीसा एक टेलीविजन प्लग इन करने की कोशिश कर रही थी और प्लग शेल्फ के पीछे था, इसलिए वह केस पर झुकी और सिर के बल गिर गई। अपनी खराब स्थिति के कारण मदद के लिए पुकारने में असमर्थ थी। मरीसा की मृत्यु ऑक्सीजन की कमी से हुई है और इतने लंबे समय तक उल्टा लटके रहने के कारण दम घुटने से हुई है। मरीसा की लंबाई 5.3 फुट और वजन मुश्किल से 100 पाउंड था, इसलिए किताबें की अलमारी उसे आसानी से पूरी तरह से निगल सकती थी। कोनी बेबर ने कहा, मैं 11 दिनों से उसी घर में सो रही हूँ जहाँ वह है और उसे ढूंढ रही हूँ और वह बेडरूम में ही है। मरीसा की मौत तो वाकई दुखदाई थी और बाहर जाने का एक भयानक तरीका था। नंबर 1, लैरी एली मुरिलो मोनाकाडा। आखिरी बार लैरी एरी मुरिलो मोनाकाडा को 28 नवंबर 2009 को देखा गया था। काउंसिल ब्लॉफर्स आयोवा में एक सुपरमार्केट कर्मचारी के रूप में काम करते हुए वह उस ठंडे दिनों एक बर्फीले तूफान के दौरान अपने परिवार के घर से भाग गया। अपनी जान के डर से लैरी एक आम युवा व्यक्ति था जो आयोवा में अपने माता पिता के साथ रहता था और एक सुपरमार्केट में नौकरी करता था। एक थैंक्सगिविंग शिफ्ट के बाद उसकी मां ने कहा कि लैरी का मानसिक स्वास्थ्य तेजी से गिरने लगा। वह उसे डॉक्टर के पास ले गई जहां उसे एंटीडिप्रेसेंट दिए गए और उसकी हालत तब खराब हो गई जब उसे अपने सिर में आवाज़ें सुनाई देने लगी और अपने आसपास के लोगों के बारे में अत्यधिक व्यामोह होने लगा। उसकी मां ने कहा कि लैरी को भ्रम होने लगा है और उसे लगा कि लोग उसे पकड़ने आ रहे हैं। उसे अपनी जान का डर था और इसी वजह से वह उस दिन भाग गया। वह बर्फीले तूफान में बिना जूते या मोजे के भाग गया, सिर्फ एक स्वेटर्स और स्टेट पैंट पहने हुए। दुर्भाग्य से लैरी कभी घर नहीं लौटा और फिर कभी नहीं देखा गया। लैरी के लिए एक गुमशुदा व्यक्ति की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। उसके परिवार को उसके बिगड़ते मानसिक स्वास्थ्य के कारण उसकी भलाई की चिंता थी। 1 दशक तक खोजबीन होती रही और फिर मामला ठंडा पड़ गया और लैरी को नहीं पाया गया, यानी जब तक वह नहीं मिला। जिस किराने की दुकान में लैरी काम करता था, नो फ्रिल्स सुपरमार्केट, उस दशक के दौरान खाली थी। जब लैरी लापता हुआ था, ठेकेदारों को स्टोर के शेल्फिंग यूनिट और कूलर हटाने के लिए बुलाया गया, लेकिन उन्हें एक चौंकाने वाली और भयानक खोज मिला। ठेकेदारों ने पाया कि लैरी का सड़ा हुआ शरीर कूलर और दीवार के बीच फंसा हुआ। एक जांचकर्ता दल ने पुष्टि की कि यह लैरी था। अधिकारियों का मानना है कि लैरी ने कूलर को ऊपर स्टोरेज यूनिट में फेंकने की कोशिश की, लेकिन इसके बजाय वह दीवार और कूलर के बीच की दरार में गिर गया।
वह वहां फंस गया और कूलर के शोर के कारण मदद के लिए पुकारने में असमर्थ था। वह अकेला और ठंडा से मर गया। अपने नियोजक के अनुसार उस दिन लैरी की शिफ्ट नहीं थी। इस मामलों पर आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट में बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन को दबाना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली बार। धन्यवाद।